अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। हुकूमत के एक जानिब मईशत को संभालने और महंगाई में कमी का दावा जो है वो तो माह रमज़ान में अवाम का अशियाए महंगी होने का एक शिकवा, ये दोनों चीज़ें हम देखने के साथ साथ चल रही हैं। गवर्नमेंट एक तरफ एक क्लेम कर रही है, अवाम जो है उनका दूसरी तरफ एक और क्लेम है, यह शिकवा है। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए IMF का जायज़ा वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है ताकि हुकूमत की कारकर्दगी को देख कर $1 अरब की अगली किस्त देने का फैसला भी किया जा सके। अपने माली अखराजात को पूरा करने के लिए हुकूमत का इन्हिसार टैक्स कलेक्शन पर होता है और IMF की तवज्जो इस्लाहात के साथ साथ इस बात पर भी होती है कि हुकूमत अपने अखराजात किस तरह पूरे करेगी। रवा माली साल FBR अपने टैक्स के मतलूबा हदफ से पीछे है, जो कि हुकूमत के लिए मालियाती हसूल के अहदाफ में मुश्किलात पैदा कर सकता है। FBR को टैक्स की मद में 604 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। इस 600 अरब रुपए से जायद के शॉर्टफॉल को हुकूमत कैसे पूरा करती है, यकीनन IMF मिशन के लिए ये एक अहम सवाल होगा और हुकूमत के लिए भी जाहिर एक बड़ा चैलेंज होगा इस पर बात करना। एक जानिब हुकूमत को वाज़ेह माली मुश्किलात दरपेश हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत के इत्तेहादी कारकर्दगी को लेकर ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मूसा गिलानी हुकूमत को नाकाम करार दे रहे हैं तो कादिर मंदोखेल हुकूमत को मुतनब्बे कर रहे हैं कि हुकूमत का घर जाने का वक्त हो चुका है। उनका कहना है कि हम किसी भी वक्त अपना कंधा खींच सकते हैं जिससे यह हुकूमत गिर जाएगी। इससे पहले हमने देखा कि सदर जरदारी की जानिब से मजबूरी में हुकूमत का साथ देने का बयान भी सामने आया था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी इस लफ्जी गोलाबारी में कमी लाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान आज एक अहम मुलाकात तय थी, लेकिन यह मुलाकात बिलावल भुट्टो साहब के मसरूफ होने के बाइस मुलतवी कर दी गई है। गोया बिलावल भुट्टो साहब मुल्क के वज़ीर आज़म से ज्यादा मसरूफ है। तो क्या ये इंडिकेट करता है कि कहीं नाराजगी इस पॉइंट पर, इस नहज पर पहुंच गई है कि बहाना बनाकर बिलावल साहब जो है उन्होंने आज मुलाकात से अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया। ये कुछ इशूज है, इन पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम बात हो रही है इमरान खान साहब का एक और आर्टिकल एक आलमी जरीदे में पब्लिश होने के हवाले से। अब वो किस तरीके से आर्टिकल बाहर जाता है, वो पब्लिश हुआ, वो इमरान खान साहब ने खुद लिखा, वो पॉइंट्स उन्होंने दिए, जो कुछ उसमें लिखा गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कैसे देखती है, ये भी एक इशू है। इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियात मौजूद है, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा है अजहर सिद्दीक साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। और सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है हमाद हसन साहब ने अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों के बहुत शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अली गौहर बलोच साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। ऑपोजिशन तो सर नाराज होती ही रहती है, ये आपने इत्तेहादी भी सर नाराज कर दिए और इतने नाराज कर दिए कि मंदोखेल साहब कहते हैं हम कंधा खींच लेंगे और हुकूमत गिर जाएगी, इनके घर जाने का वक्त हो गया है। जरदारी साहब भी कहते हैं जी मजबूरी में फिलहाल हम साथ देने, क्या पता कब उनको लगे कि बस अब मजीद मजबूर नहीं होना और छोड़ देना इस गवर्नमेंट का साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यशफीन, जब ये गवर्नमेंट बनी तो सबसे पहले तो हमने कहा था कि PTI बनाए गवर्नमेंट वफाक के अंदर। उसके बाद पीपल्स पार्टी को हमने ऑफर किया वो बनाए, हुकूमत बनाए। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने शायद PTI से रब्ता किया था और अगर इनकी गवर्नमेंट बनती तो हमें तो दायरे, ये तो नंबर ऑफ गेम है, इसमें तो कोई ना बढ़त काम आ सकती है ना कोई मतलब है कि वो इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई मतलब है, कोई हिसाब किताब की बात है। बड़ी सिंपल बात है, अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो आपकी गवर्नमेंट बन जाती है। सूरत ये है कि वफाक में इत्तेहादी हुकूमत है और इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, हम वो तमाम पार्टी हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ तकारीर की होती हैं हलकों में, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्पेस बनाने की हर सूबे में कोशिश करती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी, जिस तरह सिंध में उनकी अक्सरियत है, उनकी वाज़ेह हुकूमत है, इसी तरह पंजाब में हमारी सादा अक्सरियत है। पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि कुछ पंजाब हुकूमत में खुल के कह नहीं पाती, लेकिन जहां तक वैसे एक मेरा अंदाजा और तजिया है, ये मेरी जाती राय है कि वो कुछ पंजाब में उहदे लेना चाह रहे हैं शायद ये स्पेस, लेकिन खुल के उसका इज़हार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारा और उनके एग्रीमेंट में ये चीजें शामिल नहीं थी। जिस तरह हम सिंध में क्लेम नहीं कर सकते वो पंजाब में नहीं कर सकते। बाकी वफाक की हद तक या पंजाब के अंदर जिन MPs ने वोट दिया है उनको उनके डेवलपमेंट उनके हलकों में हो रही है, और जाहिर है कि जो पार्टीज आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आएंगी वो एक दूसरे पर कुछ न कुछ तनकीद तो करेंगे, एक दूसरे में जम तो नहीं हुई। लेकिन आप समझते हैं सिर्फ ओहदों का मसला है अली गौहर बलोच साहब, क्योंकि पंजाब के जो MPs हैं वो तो अपने और भी मसाइल बताते हैं, वो कहते हैं फंड्स का प्रॉब्लम है, हमारी बात नहीं सुनी जाती, दीगर और भी तो इश्यूज है ना सर, वो भी इलेक्शन ही लड़के आखिर में आए हुए ना एंड ऑफ द डे।
अगर 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 फंड्स का मसला हो तो वो मेरा ख्याल है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको बिल्कुल वो करती भी है, लेकिन अगर वो ज्यादा फंड चाहेंगे अपनी कंस्टिट्यूएंसी के बेस पे तो वो तो नहीं हो सकते। जी आ रही तो, और जो क्लियर फंड्स हैं यशफीन साहिबा, जो सबको मिल रहे हैं उतने बराबर उनको भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि शायद कोई ओहदों का मसला है, और आप ये भी कह रहे हैं कि एक इत्तेहादी हुकूमत है तो उसमें ये इश्यूज होते रहते हैं। मैं एक और चीज भी ऐड करूं, एक और चीज जी यशफीन साहिबा, इसमें ये है कि पीपल्स पार्टी ने वफाक में हमारे कहने के बावजूद वजारतें नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सदर मुमलकत का ओहदा लिया हमारी सपोर्ट से, उन्होंने चेयरमैन सेनेट का ओहदा लिया है, उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैनशिप ली है, उन्होंने गवर्नर्स के ओहदे लिए हैं, वफाक की वजारतों के लिए जहाँ उन्होंने सपोर्ट किया है वहां पर हमारी उनको ऑफर मौजूद है, आज भी शायद मौजूद है कि आप वो ले सकते हैं वजारतें जो जितना दायरा आपका शेयर बनता है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है, मेरे या कादर मंदोखेल हमारा भाई है, मैं और वो बड़े करीबी दोस्त भी हैं, शायद आपके नॉलेज में नहीं, हमारी इनफरादी तौर पर बातें जाहिर है टॉक शोज के अंदर कि वो इससे आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जरा जी, लेकिन दोनों पार्टीज की जो सीनियर लीडरशिप है वो आपस में राब्ते में है, और मेरा ख्याल है मामला चले आप लोगों आपकी गुफ्तगू जो मैं देख रही हूँ अजहर सिद्दीक साहब एंजॉय कर रहे हैं सर, जो बात कर रहे थे अली गौहर बलोच साहब, सर वैसे बात तो ठीक है ना, इत्तेहादी गवर्नमेंट जो होती है उसमें इस तरह के छोटे मोटे बम्प्स आते रहते हैं, वो बम्प ही है, आप क्यों इतना एंजॉय करें। लेकिन सर एक बात मैं यहाँ पे जरूर सवाल आपसे पूछ लूँ, कुछ लोगों का ख्याल ये कि हुकूमत का अगर घर जाने का कोई पॉइंट आया ना तो शायद वो पीपल्स पार्टी लेकर आएगी, आप लोगों की बस की बात नहीं है, ऑपोजिशन वालों की, आप लोग तो आते हैं सर, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातचीत करते हैं और चले जाते हैं, अलायंस तक अभी तक आप लोग बना नहीं सके, तो अगर कुछ हुआ इस गवर्नमेंट को तो करेगी पीपल्स पार्टी, आपके बस की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, ये हमारे बस ही की तो बात है कि आज पीपल्स पार्टी दस्तों गिरबान होने वाले हैं इनके साथ, अच्छा हमारी वजह से ही है ना। यानी वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी और सियासी जमातें आवाम के साथ मुंह दिखा नहीं पा रही। अब लोग सवाल करते हैं ना, अक्सर पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर लोग सवाल करते हैं ना कि भाई आप वो बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वजारतें मिली हुई हैं, और हम घर से बैठे हुए हैं, लूट मार चल रही है उनकी, उन्होंने यानी वो पंजाबी में कहते हैं 12वें खिलाड़ी को भी वजारतें दे दी है, परवेज खाटक ने 3 में 13 में, क्या क्वालिटी है, क्या कमाल है। सर आप तो ऐसी बातें ना करें ना सर, आप लोगों ने सूबे का चीफ मिनिस्टर बनाया, डिफेंस मिनिस्टर बनाया, अब ठीक है आपके साथ नहीं है, वैसे तो ना कहे ना 3 में ना 13 में तो ना कहे। वो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, ये तो क्या हो गया आपको, बीआरटी का सारा उसके ऊपर डालते थे, बिल्कुल लूट मार का सरगना कहा करते थे, कहाँ है ना बीआरटी में से कोई करप्शन निकल सकेगी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये देखेंगे ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां अलग है, जब इसने खाना है ना तो इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो ये सारी उंगलियां लहदा थी। अच्छा। खाना पीना चलता रहा, वो इकट्ठी, लगता है कोई जहर शहर आ गया है उसके अंदर, लगता है या कोई या तो फूड पॉइजन होने वाला है, इसलिए वक्ती तौर पर ये, लेकिन ये इकट्ठी रहेंगी, मैं नहीं इत्तेफाक करता इनकी। अच्छा, ये जो वैसे सर आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने जो बीआरटी वाली बात की है उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उन पर इल्जाम ही था ना, साबित तो नहीं हुआ, तो जब साबित नहीं हुआ तो फिर उसका हवाला क्या देना है। देखिए यही बातें है ना, फिर यही सारी बातें है ना, ये सारा कुछ यानी राणा अपना कहा गया उस्मान बुज़दार के ऊपर, फरह शहजादी के ऊपर का, बड़ा सुनते नहीं रहे आप। इनकी तो वो खलफशार, इंतशार, फ्रॉड, यानी इस जमात ने जितनी भी ये जमातें हैं सारी जो 1985 से आज तक चली आ रही हैं, बताएं इस मुल्क को माशी तौर पर कहां खड़ा किया। मिसाल ले लें अफगानिस्तान की, इनके सामने है क्या हालात रहे हैं। आज अफगानिस्तान की इकोनॉमी उठाकर देखें, इंडिया जिसे अलहदा हुए आज उसकी इकोनॉमी देखें, बांग्लादेश जहां से कॉटन खत्म हो गया, तबाह बर्बाद कर दिया। खुदारा ये जो बैठ के ना ये जो इत्तेहाद है ना, यानी ये लड़ाई तो इनकी चला करती थी ना, छांगा मांगा इनके हुआ करते थे। अब वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वजह से अब ये खाने के लिए इकट्ठे हो गए ना, अब वो रोटी छोटी नहीं मिल रही उनको कोई हिस्सा मुताबिक जुस्सा नहीं मिल रहा, तो लड़ाई इस बात की है ना, लड़ाई तो की है ना, क्या कौमी इशू पे की है इन्होंने, क्या इन्होंने महंगाई पे की है, क्या इन्होंने डॉलर सस्ता नहीं आ रहा था इसलिए कारोबार बंद हो गए हैं। फिर तो समझ आती थी कि इन्होंने अवामी मसाइल के ऊपर अब जो इन्होंने कमिटमेंट की है आपस में पूरी करें। और दूसरी बात, बड़ी बात यह है, मैं बताना चलूं, बिल्कुल हमें पीपल्स पार्टी ने कहा था हुकूमत बनाने के लिए, पर हम किसी ऐसी जमात के साथ हुकूमत भी बनाना चाहते हैं जिनके हाथ जो करप्शन में डूबे हुए थे। अगर हमें इतना ही जरूरी होता ना, हमने लूट मार करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना लेते, लेकिन हमने
प्रिंसिपल्स के ऊपर ये लड़ाई लड़ी है और अब हम एंजॉय कर रहे हैं इनकी लड़ाई है। ये लड़ाई भी थोड़ी सी दिखाने के लिए है, फपा कुटनी जो होती है इलाके की मोहल्ले की, थोड़े अरसे के लिए ये मामला को लेकर चलती है, तो इनके अंदर ही को फपा कुटनी है वो आपस में लेकर चल रही है अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। अवाम समझ चुकी है, अवाम को ये तोता मैना की कहानी शानी या लड़ाई ये कुछ नहीं है, दैट इज नथिंग। सर अवाम पता नहीं क्या समझे, बेचारे रमजान आ गए, महंगाई आप देखें कहाँ है, बेसिक जो इंसान की जरूरत की चीज है रोजा इफ्तार करने के लिए उसकी कीमतें कहाँ पहुंच गई। अवाम सर अपनी लड़ाई में लगी हुई है, अवाम को नहीं, आपकी लड़ाई से भी शायद गर्ज नहीं रह गया। ना हमने काम सुन भाई, आज तक महंगाई कंट्रोल करने के वाले से हम लोगों ने पिटीशनें फाइल की हैं, हम लोगों ने महंगाई के लिए मैकेनिज्म लिया, हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से बताएं। हमारे रमजान ये थैले नहीं बढ़ते थे, वो आज आपने देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक चीनी 130 रुपए किलो देने के लिए कितना बाजार सजाया हुआ है और लोग मजाक उड़ रहे हैं। चीनी से यानी रोटी भी चीनी से खाएंगे, हर चीज चीनी से खाएंगे, लेकिन वजह यह है कि अगर इस पे आती ना पीपल्स पार्टी महंगाई के ऊपर बाकी जो वो आ नहीं सकती। वजह क्या है कि सिंध में उनकी आपने ना वैसे अपनी गुफ्तगू में जो एक हटाने के लिए काम किया गया। जी सर, एक इंपॉर्टेंट बात आपने खुद ही इशारा कर दिया। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक लेके वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। वली गौहर बलोच साहब कि सर पूरे मुल्क के सियासतदानों में आप लोगों को सर और कोई नहीं मिला। परवेज़ खटक साहब ठीक है सीनियर पॉलिटिशियन है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ सियासत की हुई है। ये मेरे सामने एक ट्वीट पड़ी हुई है सर, ये आप लोगों की, और ये है भी कोई बहुत पुरानी नहीं है, 19 अप्रैल 2023 की वो है ट्वीट है सर, जिसके अंदर आप लोग इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि साफ चली शफाफ चली, और नीचे आप कह रहे हैं कि परवेज़ खटक जो है उन्होंने अरबों की करप्शन किया और ये मुलव्विस हैं अरबों की करप्शन के अंदर BRT के। सर आज वो आपकी काबीना के मुशीर है, अली गौहर बलोच क्यों नहीं हो सकते थे सर मुशीर? एक और कोई कारकुन क्यों नहीं हो सकता था नून लीग का मुशीर? देखिए बात ये है कि जाहिर है, अब आपने टॉक शोज में देखा नहीं है कि इनकी चीखें निकल रही हैं, तो अगर अली गौहर होता तो इनकी चीखें नहीं निकलनी थी। अजहर सदीक साहब की जो चीखें निकल रही है और इनकी पार्टी की, वो भी तो निकलवानी है ना किसी हद तक। तो सर चीखें निकलवाने के लिए आप एक करप्ट आदमी को ले आए, आप खुद कहते थे अरबों की करप्शन में मुलव्विस। देखिए ये वो कहते हैं ना कि हर फिरौन का कोई मूसा होता है। हाँ। हर फिरौन का कोई मूसा होता है, तो इनका मूसा भी इनके घर में ही पैदा हुआ है ना। वो KPK में जाएगा, मशीर बन के जाएगा, तो वो यकीनी तौर के ऊपर कोई ना कोई अभी आगे आगे देखी होता है क्या। बहरहाल ये अभी करप्शन का जिक्र हो रहा था, और करप्शन पे मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि ये कह रहे हैं पंजाब में हो रहा है, ये हो रहा है। असल में इनकी चीखें इसलिए निकल रही हैं कि जिस पाकिस्तान को ये कह कर गए थे कि हम इसमें माइंस बिछा के जा रहे हैं, और जिस पाकिस्तान की मईशत का ये भुरकस निकाल के गए थे, वो पाकिस्तान मुआशी तौर पर इनके चाहने के बावजूद, ना चाहने के बावजूद भी बेहतरी की तरफ चल पड़ा है। इनको तो ना हमें तवक्को थी यकीनी तौर पर, ना इनको थी। और ये तो कहते थे कि इनको तो पता था कि इन्होंने इसको पंजाब के अंदर फरा गोगी और बुशरा बीबी के जरिए वो छू मंतर करके जो बुरी तरह लूटा, और हर जगह पर लूट सेल लगाई, जिस तरह से तोशा खाना की जेली रसीदें दिखाई जब इनकी, ये तो बाकी लोगों को चोर डाकू। अली गौहर बलोच साहब वैसे मुल्क कितना बेहतरी की तरफ चला है कितना नहीं, आई डोंट नो, ये डिबेटेबल है, लेकिन मेरी गुजारिश तो सुन लेना, जिस तरह से आपने अदर साहब की सुनी, मेरी भी नहीं मैं आपकी सर पूरी गुजारिश पहले भी सुनी है। जिस तरह से अल कादिर ट्रस्ट वाला केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस करप्शन का, जिसमें तकरीबन माल मुकदमा भी बरामद है। मतलब है पाकिस्तान की तारीख में यकीन कर ले, लोगों पर इल्जामात लगते रहे, बातें चलती रही, इतना बड़ा करप्ट सियासतदान और इस लेवल का और होशियार और कनिंग कि बीवी को भी करप्शन पे लगा दिया। नहीं अच्छा एक सेकंड बोलो साहब, एक सेकंड मेरी मुझे भी इजाजत दे दो ना सवाल करने की। अब मसला पता है क्या है, आप इतना कैजुअली आपने मेरे सवाल को साइड पे कर दिया ना, ब्रश से साइड कर दिया, ऐसे नहीं होता ना। आप लोग तो सर अब किसी को करप्ट कहेंगे या चोर डाकू कहेंगे तो माजरत के साथ अब हम एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको कब्जा माफिया कहते थे अलीम खान को, उसको वजीर बना दिया, जिसको चीनी माफिया कहते थे उसको इकोनॉमिक काउंसिल में ले आए, जिसको अरबों की करप्शन में मुलव्विस कहते थे उसको कल मुशीर बना दिया, तो कल सर पता लगे खान साहब को भी आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने की खुद ऑफर कर रहे हैं। मेरे और आपके यशवीन, मेरे और आपके मानने न मानने से क्या होता है, मैं कुछ कहता रहूं, लोगों को पता है
कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने फरा गोगी को चार्टर्ड तारे में यहाँ से उसकी जेब में पैसे पाए, यहाँ से सर मुझे अपना जवाब दे देना। बहनों की करप्शन, ये सिलाई मशीनें हैं, मुझे अपना जवाब दे देना सर। की सिलाई मशीनों से अरबों रुपए कमाए। सर आप मुझे अपना जवाब दे देना। ऐसी सिलाई मशीन यशफीन को भी एक मिल जाए, मेरी दुआ है, रोजों में दुआ है। चले मैं वो सिलाई मशीन कहाँ से मिलती है मैं अजहर साहब से पूछ लूंगी, लेकिन आप सर अपना जवाब दे देना। सिलाई मशीन अल्लाह करे यशफीन साहिबा को भी मिल जाए, जिससे रात को बैठे अरबों रुपए निकल आए रातों रात। हाँ। मतलब है कि कोई शर्म हया इन लोगों में नहीं है। हाँ। ये पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखते हैं। चले मुझे इजाजत दें। कर लें कि ये भयानक किस्म के लोग हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खतूत लिखते हैं, जिनकी ख्वाहिश ये हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, जिनकी ख्वाहिश ये हो कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। सर लेकिन आपने भी जो है ना वो आपने भी जो दलील दी है ना परवेज खटक साहब के से, वो समझ कोई नहीं आई है मुझे माजरत के साथ कि आप ये कह रहे हैं कि करप्ट इंसान को नहीं सर, एक करप्ट इंसान को जो आप करप्ट जिनको कहते थे उनको इसलिए लगाया कि इनकी चीखें निकल आए। पाँव रखा है, दलील ये दी है, इन चोरों की दुम पर पाँव रखा है। एक और चोर को लगाकर, क्योंकि आपने उनको खुद चोर कहा, मैं नहीं कह रही, आप लोग ने माजी में चोर कहा तो आपने एक चोर को लगाया कुछ और चोरों को दुम पे पांव रखने के लिए। वो परवेज खटक साहब पर जब देखे ना, ये PTI को चाहिए ना, अब तो इनके मुखालिफ उनको कटहरे में लाएं और उनसे बरामद कर। मैं तो ये नहीं कहता सर मुशीर आपने लगा दिया कटहरे में, मैं कैसे लेकर आऊं? वजीर आप बना देते हैं, मुशीर आप बना देते हैं। मेरी बात सुने। आप वो मशीर बन गए हैं, तो मैंने कब कहा कि वो दूध के धुले हुए? वो मशीर इसलिए बन गए कि वो इनके मुखालिफ है, उन्होंने इलेक्शन भी इनके खिलाफ कॉन्टेस्ट किया। हमारे इत्तेहाद में पार्टी भी बैठी है जो हमने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए। नहीं सर, उनको 7 बड़े मंसूबों में अरबों में करप्शन में मुलव्विस परवेज खटक नहीं कहा था आप लोगों ने। परवेज खटक के दौर की करप्शन का भी बेनिफिशियरी इमरान नियाज़ी और इसकी फैमिली थी। हमारे साहब को गुफ्तगू में शामिल करने, वैसे इस इशू पे आप जितना बोलते जा रहे हैं सर उतना अपनी हुकूमत को खुद उलझाते जा रहे हैं, और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये आपके अपने खिलाफ जा रहा है माजरत के साथ में। मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है। नहीं सर, उलझा रहे हैं सर। मैं आती हूँ आपकी जानिब, हमारे साहब मौजूद हैं। आप मेरे ख्याल अजहर साहब उलझ गए और शायद लाख होगी, आप उससे तवक्को नहीं कर रही थी कि मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पे दूं। नहीं मैं सर, चले मैं आपकी जानिब, इस इशू को भी मैंने छोड़ना नहीं है, मैं आती हूँ आपकी जानिब। आपका दिल था कि वो जी हमारे साहब परवेज खटक साहब ने अगर कोई करप्शन की है तो उसके जवाब दे, उनको कहना चाहिए। खामोश करें तो मैं बात करूं ना। जी हमारे साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? देखिए यशफीन, एक तो मौसम भी इस्लामाबाद में अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, और मैं कम्युनिकेट हो नहीं रहा था स्काइप पे आपके साथ। लेकिन वो जो खुद का पाड़ा मैंने दोनों दोस्तों का सुना, अजहर सदीक साहब का भी और बलोच साहब का भी, तो मसला इस वक्त इस मुल्क में ये है कि हमारे तो चलो मौसम ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, लेकिन इस पूरे मुल्क में हुकूमती सिरे से मौजूद नहीं है, न अपोजिशन मौजूद है न हुकूमत मौजूद है। सबकी लड़ाई इन्हीं बुनियादों पर जारी है कि कौन एस्टेब्लिशमेंट की जोली में जाकर बैठेगा। शहबाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम है, लेकिन उसने उस आदमी को 2 दिन पहले अपना मुशीर मुकर्रर किया जो सरेआम जलसों में गालियां दे रहा था, जो यहाँ पर चढ़ाइयां कर रहा था उनके भाई की हुकूमत पर, जो इसी इमरान खान के लिए फौज के साथ बातचीत आगे बढ़ा रहा था। उसी हल्के का उनका करीबी हरीफ जो है इख्तियार वली खान, बिल्कुल वेल डिजर्विंग कैंडिडेट, बिल्कुल। एक मिनट, इख्तियार वली बेचारे को किसी ने पूछा तक नहीं, जिसके जिस्म पर आज भी वो दाग है जो मुशर्रफ मार्शल्लाह में उसने उठाए थे, और जिस आदमी ने सबसे ज्यादा गालियां दी थी नवाज शरीफ और उनके खानदान को, वही आज उनका मुशीर बन गया है। तोहबे कहां से मान लूं कि शहबाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम है। दूसरी बात यह है कि इस बात पर एका हो चुका है, इस बात पर दोनों कंप्रोमाइज कर चुके हैं कि भाई जो शरीफ फैमिली के करीबी लोग हैं, जिसमें मरियम औरंगजेब है, जिसमें अताउल्लाह तारड़ है, इस तरह के लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा आप हमारे लिए एडजस्ट करें, और बाकी हम आपके लोगों को, मोहसिन नकवी को और औरंगजेब को और परवेज खटक को, इन सबको एडजस्ट करते जाएंगे। इसमें अवाम कहाँ है, इसमें सियासत कहाँ है, इसमें जमहूरियत कहाँ है? ये तो शरीफ फैमिली और एस्टेब्लिशमेंट के आपस का इत्तेहाद है।
दूसरी तरफ हम आते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। मुझे एक मिनट दे दे यशवीन, में थोड़ा सा तजिया कर दूं। जी सर। दूसरी आप आते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, वो कहां से पंजाब में हिस्सा मांगते हैं, कहां से वो हुकूमत से अलग हो सकते हैं? उनको एक इशारा आ जाएगा तो फिर वो वही करेंगे कि बलूचिस्तान में सरफराज भुट्टी वज़ीर आला बन गए थे, फैसल वावड़ा सेनेटर कैसे बन गए थे, और इसी तरह के बहुत सारे मामलात हैं। तो पीपल्स पार्टी के पास कब से ये इख्तियार आ गया है कि हुकूमत में दाखिल होंगे या हुकूमत से अलग हो जाएंगे। तीसरी बात इमरान खान और उनकी जमात की है, वो रोज रोज सुबह मिन्नतें कर रहे हैं, रोज रोज मीडिया से कह रहे हैं कि मैं फलाना जर्नल से बात करना चाहता हूँ, मैं फलाना जर्नल से बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ बात करके तो देखे। तो हम अवाम, ये जो 25 करोड़ अवाम है, वो न उनको न जमहूरियत नजर आ रही है, न उनको अपोजिशन नजर आ रहा है, न उनको हुकूमत नजर आ रही है, न पार्लियामेंट नजर आ रहा है। एक अंधेर नगरी है जो बची हुई है सियासत के नाम पर। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मुझे एक ब्रेक लेनी है। हमारे साथ ब्रेक से वापस आके आपने जो तीनों का वो क्या है पोस्टमार्टम किया है, गवर्नमेंट का भी, ऑपोजिशन का, पीपल्स पार्टी यहाँ है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के नुकात में उनके सामने रखूंगी। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी, नाज़रीन पे जाने से पहले हम बात करें इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है। हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर सिद्दीक साहब। सर, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी? उन्होंने कहा जी, उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑपोजिशन को कहा, पीपल्स पार्टी को कहा, वो तो आपने सुना। उन्होंने आप लोगों के लिए भी कहा, उन्होंने कहा जी आप लोग भी तो मिलते करते हैं ना सुबह शाम, आप लोगों का भी जो उसी पावर सेंटर की तरफ टिल्ट है और तवज्जो है और वहीं से ख्वाहिश और एक्सपेक्टेशन है कि कोई आपसे रब्ता कर ले। आप भी उन्हीं से बात करना चाहते हैं, आप भी सियासी लोगों से ना बात करना चाहते हैं, ना आपको भी इस मुल्क के अवाम की फिक्र है? देखिए, पहली तो बात है कि इस वक्त सियासत का जो मुंबई है वो एस्टैब्लिशमेंट चल रही है। हम कोई एस्टैब्लिशमेंट की ना मिन्नत कर रहे हैं ना कोई तरला कर रहे हैं। हम तो सियासी जमातों को समझा रहे हैं कि ये बूट पॉलिश करना छोड़ दें, बहुत हो गया है, मुल्क में जमहूरियत की तरफ आए। यानी क्या ये कैसा मुल्क है कि यहाँ पर सिनेमा हॉल, यहाँ एवनफील्ड, अल अजीजिया, 56 कंपनियां, 1100 अरब, ये जो आज बता रहे हैं ना हमारे दोस्त अली गौर बलोच साहब, उन्हें सीखना चाहिए उनसे, अरबाब अली साहब से, और वो पता चल जाए कि क्या, यानी हम चाह क्या रहे हैं। हम बात बड़ी सीधी चाह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम चाह रहे हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लेकर आए, आइन की बाला। और वो आएगा एस्टैब्लिशमेंट से बात करके? सर नहीं, एस्टैब्लिशमेंट तो क्या कह रहे हैं, हम तो एस्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं भाई अपना काम करें, आप जो आइन और कानून ने आपको कहा वो करें। सर वैसे मासूमियत नहीं है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सर वो आप ही की नसीहत का इंतजार कर रहे थे, उन्हें वैसे पता नहीं था। आप उनसे बात करके उनको बताएंगे तो वो मान जाएंगे बस। देखिए, बात करें या ना करें, अब तो पूरा पाकिस्तान कर रहा है ना, पूरी दुनिया कर रही है। अब हमें कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी तारीख के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को अगर बैकफुट पे अगर लेकर आया है, और एस्टैब्लिशमेंट जहां जाकर खड़ी है वो ठीक है, वो खड़ी है अपनी मर्जी से, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का जो चेहरा सरा यहाँ आ गया ना, इस तरह का यहाँ, यानी ये नहीं जुल्फकार अली भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक जंग लड़ी थी और भुगता उसने। नवाज शरीफ तो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट का बगल बच्चा है, इसको पाला एस्टैब्लिशमेंट ने। अब यार इसकी ये कि इसको लेके जाना, लेके आना, लूटमार इतनी करने के बावजूद प्रोटेक्शन दे देना। अंदाजा लगाएं, आज भी एवनफील्ड की जायदाद का सबूत नहीं है, हाइड पार्क के अंदर जितनी करप्शन हुई कोई सबूत नहीं है, यानी इनके पास कोई बनी ट्रेल नहीं है इनके पास सारी चीजों का। लेकिन वजह क्या है? एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद है, एंजॉय कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं खुदारा होश के नाखून लो, अब वहां वोट की ताकत जो है उसको समझो, जमहूरियत की और रूल ऑफ लॉ की बात को समझें। अब क्या है, ये जो कुछ भी है, जितने खत अगर कोई एतराज होते, इमरान खान साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को खत लिखते, वो खत लिख के सारा कुछ सामने बता दिया। वरना सर इमरान खान साहब, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन सब नहीं सर, सब गलत एंटिटीज को खत लिख रहे हैं इमरान खान साहब, जिससे वो अपने जो उनका एक नैरेटिव है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं, उसी आर्मी चीफ को जिनके बारे में क्या क्या अलकाबात दिए हैं वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका को खत लिख रहे हैं, वही अमेरिका जिसने आप लोगों का रिजीम चेंज किया था सर, उसको ये जो भी आप लास्ट जो आर्टिकल छपा है, आपको लगता है कि मुनासिब गुफ्तगू है सर कि अमेरिका को ये कहना कि यहाँ इंसानी हकूक नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमारे बड़े मसले, आके हमारी मदद करें?
इंसानियत कूक है कहाँ, कौन से यहाँ, किसने कहा इंसानियत? मैं इस बात को क्वेश्चन नहीं कर रही, लेकिन आप किसी और को क्यों कह रहे हैं सर? वो बैरूनी मुदाखलत जो कि पहले नामंजूर थी, वो कैसे मंजूर हो गई है? पहले बात सुने जरा, किसी को कुछ नहीं कह रही। उसपे तो यूएन का वर्किंग पेपर देख ले, आर्बिट्रेरी डिटेंशन देख ले, ह्यूमन राइट की वायलेशन देख ले, रेजोल्यूशन देख ले, अमेरिकी पार्लियामेंट की, यूके पार्लियामेंटेरियन का देख ले। उनको नजर नहीं आता क्योंकि आंखें बंद है। सारा कुछ तो नजर आ रहा है कौम के सामने। अब तो कोई डाउट रह नहीं किया। डिटेंशन ऑर्डर 144, लोगों को घरों से उठाना, लोगों को बंद करना, पर्चे दर्ज करना, बच्चों के साथ, बीवी यानी रिश्तेदारों के साथ, ये जुल्म पाकिस्तानी तारीख में जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में नहीं हुआ। अब जमहूरी हुकूमतें आंखें बंद करके बैठी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मुल्क के अंदर तहरीक चलाए ना सर, मुल्क के अंदर तहरीक चलाएं। क्यों अमेरिकी अखबारों में और जरीदों में जगह जगह खत लिखते हैं? ये बताएं, आर्टिकल 19 कौन सी चीज रोकती है? आर्टिकल 19 ये रोकता है राइट टू इन्फॉर्मेशन की बातें हैं। अवाम को पता है, वो भाई जाने तो जाने, भूल ना जाने, भाग को सारा जाने हैं। उस स्थान अगर है तो वो हकायक पे मबनी है। अगर गलत है लगा दे पीका एक्ट, आपको रोका किसी ने? चले अली गौहर बलोच साहब पीका एक्ट लगा दें अगर ये गलत बातें कर रहे हैं, लेकिन मुल्क में तो वो कहते हैं कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, यूएन के चार्टर्स मौजूद हैं। अगर उनके तहत किसी को कह रहे हैं तो उसमें क्या खराबी है? और सर अभी आपने नोट किया है कि अमेरिका में जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जो अमेरिकी सदर है, वो अगर ना उनकी मर्जी हो किसी से डील करने की, तो वो क्या सलूक करते हैं वो भी आपने देख लिया होगा। यूक्रेनियन जो वो गए थे, उनके बाद जो उनके साथ जो सलूक किया है उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ, आपने नोट कर लिया होगा। तो सर कहीं आप लोग भी रिसीविंग एंड पे तो नहीं आने वाले? देखिए बात ये है कि ये जिस तरह से अभी कह रहे थे कि भाई हम तो बाकी पार्टीज को भी कह रहे हैं कि जमहूरियत के लिए काम करें और ये करें। ओ भाई, जितने बड़े बूट पालशिए तुम हो, जनरल ज़हीरुल इस्लाम को ये भूल गए, फिर जनरल पाशा को ये भूल गए, फिर बाजवा को कहते रहे कि पूरी जिंदगी की एक्सटेंशन देने के लिए तैयार है। मौजूदा चीफ को खतूत लिख कर मिनटे, तरले, डील ढील हर लेवल पे। और बाहर पता क्या कहते हैं, हमने तो कहा कि हम फलां बात पे डील नहीं करेंगे, हम फलां बात। भाई तुम्हारी चीखें निकल रही, पूरी दुनिया की चीखें। अमेरिका के साइफर का ड्रामा किया, अब पूरी पीटीआई, हत्ता कि वो सूरी जिसने असम्बलियां तोड़ी थी वो भी अमेरिका बैठा है जाकर। मिनते तरले, कभी उसके किसी मुलाजिम को ढूंढते हैं, कभी उसके रिश्तेदारों को ढूंढते हैं क्लिंटन के, कभी किसी की मिनते कर रहे हैं। ये कोई खुददार पार्टी, इनकी कोई आप क्या समझते हैं जमहूरियत की बात कर रहे हैं? वो भाई इनको वो मशीनें चाहिए जो आजकल मुयसर नहीं है, वो जो पैसे निकालती वो मशीनें तो इनको गवर्नमेंट में थे, वो आप लोगों ने ले लिया ना सर। मेरा वही पुराना सवाल वापस आ गया ना, वो आप लोगों ने ले लिया सर। अलीम खान साहब आपके पास चले गए, जहांगीर तरीन आपके पास चले गए, लॉक कर दिए। अब वो सहूलत इनको, अब इनको मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है, इनकी निकलती है चीखें। जमहूरियत की जंग नहीं लड़ रहे, जंग इक़्तिदार की लड़ रहे हैं। इक़्तिदार के लिए मौजूदा आर्मी चीफ को रोज खतूत मिलते, और उन्होंने भी मतलब इनकी इनमें कोई शर्म या नहीं। उन्होंने किस तरह कहा रुखे अंदाज में कि मैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ भेज दूंगा, इनको फिर भी इतनी गैरत और शर्म नहीं है, फिर हट के मिनते करते हैं, यकीन करें। और बाहर बैठ के बढ़ के मारते हैं। मुझे ये बताएं, ये हमारे भाई अदर साहब की इनका क्या स्टेक पे है? जेल में तो वो बैठा है, बानी पीटीआई बैठा है, ठीक है। इन लोगों की तो मौजें लगी हुई हैं, कोई उसकी वजह से टिकट होल्डर है, कोई सीट्स मिल गई। इन्होंने तो असेंबली के अंदर वो चेयरमैनियां तक नहीं छोड़ी, वो जो होती हैं स्टैंडिंग कमेटी। सर क्यों छोड़े? और इलेक्ट होकर आए, वो छोड़ के चले जाते हैं, तब भी आप लोग कहते हैं कि ये लोग सिस्टम को चलने नहीं देते। अब वो बैठे हुए हैं, तब भी आपको शिकायत है। केपीके की हुकूमत है, सारे वहां के मसाइल लेकर कैपिटल के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। ये कौन से जमहूरी लोग हैं? ये घुसपैठिए लोग हैं, ये घुसपैठिए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए हैं, जिन्होंने शोहदा के मुजस्मों को तोड़ा, ये वो लोग हैं जिन्होंने केपीके का रजिस्ट्रेशन को। मैं हमारे साथ बिल्कुल आपकी तरफ आ रही हूँ सर, लेकिन बस अली गौहर बलोच साहब को बताती चलूँ कि सर 9 मई का तो हर दफा केस आप लड़ते हैं मेरे प्रोग्राम में आके, तो मेरा ख्याल है आपसे जो सवाल करूँ सर, आप 9 मई का केस लेकर आ जाते हैं। लेकिन आपकी पंजाब हुकूमत सर, आपकी पंजाब हुकूमत जो है वो वक्त मांगती फिरती है। 9 मई के वाकयात ने तो क़यामत तक सर इतनी क़यामत बर्पा की है, तो अदालतों में जाके वक्त क्यों मांगते हैं? जब वो जाके कहते हैं कि केस लड़े, तो आप कहते हैं जी अभी टाइम दे दें, 2 हफ्ते और चाहिए, अभी हमारी तैयारी नहीं है। आपकी प्रोसिक्यूटर्स की तैयारी नहीं होती है, इतनी क़यामत थी तो नहीं। बहुत सारे केसेस में यशवीन सजाएं हो चुकी हैं, बाकी केसेस जो है वो क्रीप हो चुके हैं। चले वक्त महदूद है, मैं जरा हमारे साथ माफिया मांग चुके हैं 9 मई के वाकयात के ऊपर भी। आपको पता है ना, जिन लोगों को माफिया मिली
उन्होंने रिटर्न लिख के तस्लीम किया कि ये सर वो एक अलग डिबेट है। मुझे जरा हमाद साहब को शामिल करने दें। सिर्फ उन लोगों को माफिया मिली है जो अपना सेंटेंस पहले काट चुके थे, तो माफी किसी को टेक्निकली नहीं मिली है। हमाद हसन साहब, सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं गुफ्तगू? बूढ़ी औरतों की तरह सालों पुरानी बातें लिए बैठते हैं। भाई आप डेट बात करें ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। हाँ। वो फलाना में ये हुआ था, फलाना में, दोनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारे सामने है। हाँ। पहले इमरान खान उनके पाँव पड़ता रहा, उनकी मिन्नतें करता रहा। वो उस दिन वो हमारे एक दोस्त साफी ने लिखा था कि जिस दिन उनको बुलाया था रहील शरीफ ने, वो इतने खुश थे कि इतने खुश तो वो अपनी शादी के दिन नजर नहीं आ रहे थे। नवाज शरीफ ने लोगों को लगाया कि सिविल सुपरमेसी और वोट का इज्जत, तो अब वो नवाज शरीफ कहां पर गुम हुए हैं, उनके भाई और उनकी बेटी किस तरह का हुकूमत चला रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब समझा रहे हैं कि भाई हम तो अवामी हाकिमियत के अलमबरदार है और हमारी मोरूसियत ये, आपकी मोरूसियत ये। फैसल वावड़ा किस तरह सेनेट में पहुंचे, सरफराज भुट्टी किस तरह वज़ीर आला बने, ये तमाम मामलात हमारे सामने नहीं है। आप में से एक भी सियासत नहीं कर रहा। आपका झगड़ा सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत पर है। और तमाम जमातों का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। तमाम जमातों ने अपने अवाम के साथ धोखे किए, एक भी जमात ने वो अपना वादा पूरा नहीं किया। आज अगर एक जेल में पड़ा है, 190 मिलियन के करप्शन केस पे पड़ा है, इससे पहले नवाज शरीफ के साथ भी यही होता रहा है, इससे पहले आसिफ जरदारी के साथ भी यही होता रहा। अदालतें उनके हाथ में होती है, अदालतें आपको फैसले सुनाते, लेकिन आप में इतनी जुर्रत नहीं होती कि उनके खिलाफ इकट्ठे मिलकर बैठे और कोई यकसुई के साथ कोई फैसला कर सके। जब आप फैसला नहीं कर सकते तो फिर आप इसको भुगते भी और बारी बारी। अच्छा हमाद साहब एक सेकंड, आपने एक बात कही, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब, फिर आपने उनकी बेटी की तर्ज हुकूमत के ऊपर भी बात की। सर क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत पर आपको क्या उनकी तर्ज हुकूमत पे मसला, इतने लंबे लंबे इश्तिहार कारकर्दगी के खत्म ही नहीं हो रहे सर, सफ़े खत्म नहीं हो रहे, आप चैलेंज कर रहे हैं उसको? देखे यशफीन, मैं उनकी जो हुकूमत है ना, इंतजामी हवाले से वो सबसे बेहतर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हाँ। यानी अली अमीन कंडापुर ने तो खैबर पुख्तनख्वा को तबाह बर्बाद करके रख दिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया है इंतजामी तौर पर अमन अमान की सूरत हाल से, लेकिन उसकी निस्बत मरियम नवाज की कारकर्दगी 100 गुना बेहतर है। मैं इसी पर गुस्सा हूं कि भाई वो बयानिया, वो नैरेटिव कहाँ है जो आपके वालिद साहब ने उठाया था जीटी रोड पर, कि वोट को इज्जत और सिविल सुपरमेसी, हमारे सामने तो उस बयानिए की एक झलक तक दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, पंजाब में आपकी हुकूमत अच्छी जा रही है, आप डिलीवर भी कर रहे हैं, आप दूसरों की निस्बत अच्छी हुकूमत चला रही है। यशफीन, मैं वो सहाफत करता हूं जो मबनी बर हकायक हो, मैं किसी तरफ झुकता नहीं हूं। अगर मरियम नवाज अच्छी हुकूमत चला रही है, मैं उसकी तारीफ भी कर रहा हूं, लेकिन मैं तो उस बयानिए की तलाश में हूं, उस नैरेटिव को ढूंढ रहा हूं जो उनके वालिद ने जीटी रोड पर निकले थे और लोगों के जहनों में एक बयानिया। चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, लेकिन आप गलत चीज तलाश कर रहे हैं। आप इतने सीनियर सहाफी हैं सर, ये वाले बयानिए जो होते हैं वो तब होते हैं जब आप ऑपोजिशन में होते हैं और इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। हुकूमत के 5 सालों में आपको नहीं मिलेगा सर, आप 4-5 साल इंतजार करें, उसके बाद शायद वो बयानिया वापस लौट आएगा और आपको मिल भी जाएगा, लेकिन मजीद वक्त होता तो मैं इस पर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब, आपके वक्त के लिए। अजहर सिद्दीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अली गौहर बलोच साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।